नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सुल्तानपुर में आरोपी को पकड़ने गए 3 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। हमलावरों ने 2 दरोगा और एक सिपाही के साथ मारपीट की है। एक दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीन लिया है। दरअसल अयोध्या के कुमारगंज थाने की पुलिस टीम वारंटी दशरथ सिंह को सिविल ड्रेस में पकड़ने पहुंची थी। मामला हरियापुर थाना क्षेत्र के लाला का पुरवा मजरा डोबियारा गांव का है। हमले में दरोगा अकील हुसैन, दरोगा भानु प्रताप शाही और सिपाही उमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हैं। हलियापुर थाने में 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, खबर सहारनपुर से है। पुलिस ने आज गैंगस्टर अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ रहमान कुरैशी की संपत्ति कुर्क की है। एक प्लॉट और एक होंडा एक्टिवा स्कूटी कुर्क की गई है। कुर्क संपत्ति की कीमत करीब 2,86,500 रुपए है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम वहां पर मौजूद रही। जो अभियुक्त था अब्दुल रहमान, इसके ऊपर जो है काउ स्लॉटर के जो है इस पे धाराएं लगी हुई थी और उसी क्रम में गैंगस्टर के चलते 14(1) के तहत इसकी जो है लाखों रुपए की संपत्ति और एक स्कूटी को जो है पुलिस के द्वारा उचित माध्यम से जो है कुर्क कर लिया गया है। इस बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों के विरुद्ध न केवल कड़ी कार्रवाई होगी जैसे कि जेल इत्यादि, बल्कि उनके जो है आर्थिक रूप से भी जो है जो भी कानून में प्रावधान है उसके अनुसार उनको दंडित किया जाएगा। बिजनौर से खबर है, ट्रक में भीषण आग लगी है। पेपर मिल पर खड़े ट्रक में आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पेपर मिल पर खड़े ट्रक में आग लगी है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महोबा के कबरई में पानी से भरे टैंकर में गिरकर 6 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह घर के बाहर खेल रहा बच्चा अचानक गायब हो गया था। मासूम की कोई खबर न मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। काफी ढूंढने के बाद बच्चे का शव पानी के टैंक के पास मिला। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मैंने उनके गायब होने की सूचना दी थी कि बच्चा लगभग 10 बजे से घर से गायब है। उसके बाद लगभग 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पता चला कि बच्चा पानी में डूबा हुआ, गड्ढे में डूबा हुआ मिला। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए कबरई लाए, जहाँ उन्होंने डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। संभल के हसनपुर मुजफ्ता गांव में सरकारी जमीन पर उगाई गई आलू की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट की गई। 90 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में की गई थी। शिकायत के बाद राजस्व प्रशासन की टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पैमाइश शुरू कर कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार ने कहा कि 2-3 दिन में पूरा कब्जा हटने की उम्मीद है। दो दर्जन से अधिक घाटे हैं जिनमें ये ट्रैक्टर कहाँ गया भाई? आ रहा है सर्विस से प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक लगभग 12 बीघा जमीन सुबह से तक खाली करा चुके। समय लगेगा, अभी कम से कम 3 दिन लगेंगे। कितने मजदूर सर और कितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं? 1 ट्रैक्टर है, 4 मजदूर हैं। अमरोहा में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक युवक ने चलते ट्रैक्टर पर खड़े होकर जानलेवा स्टंट किया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, नोएडा सेक्टर 113 में युवक का फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद को लेकर युवक ने कई राउंड फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने बेखौफ होकर कई राउंड फायरिंग की है।
बाराबंकी में विदाई से पहले दुल्हन फरार हो गई। घंटों तलाश के बाद दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा। बिना दुल्हन के ही दूल्हे को बारात वापस लेकर लौटना पड़ा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे के दक्षिण टोला का है। पल्लवी की शादी बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। बारात पहुंची, फिर जयमाला और शादी की रस्में अदा की गई हैं, लेकिन विदाई से पहले दुल्हन पल्लवी अचानक गायब हो गई। बताया जा रहा है कि पल्लवी अपने प्रेमी के साथ चली गई है। दुल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अब हम लोग कलेवा का इंतजाम करने लगे, लड़की निकल गई जेवर और सब लेके। इससे पहले भी कभी ऐसा होता? हाँ, 2 बार गई थी। हम गौतम थे और लड़का मुस्लिम था। अच्छा। तो उसके साथ चली गई थी। तो उसके बाद शादी राजी बिजी हुई है, वो बंद हो गया। फिर कहीं मम्मी जहाँ कही तो हम शादी कर ले। जब शादी का जब हम तो कही तो हमने शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी करने लगे तो फिर बताओ शादी हो गई। शादी अच्छी खुशी से हुई। उसके बाद सुबह निकल गई लड़की। बस्ती में धान के खेत में एक महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला है। गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। चेहरे और शरीर पर भी चोट के कई गंभीर निशान मिले हैं। घटनास्थल पर शराब की बोतल और पानी की बोतल भी मिली है। महिला के साथ रेप कर बेरहमी से हत्या की आशंका है। घटना रुदौली थाना क्षेत्र की है। शव के पास से मिले आधार कार्ड के मुताबिक महिला सिद्धार्थनगर की रहने वाली है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस, सर्विलांस और फोरेंसिक टीम को लगाया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम और सर्विलांस की टीम साथ थी। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में जो शव मिला है थोड़ा सा छत विक्षत अवस्था में था। इसके पास एक आधार कार्ड बरामद हुआ है। इस आधार कार्ड से हम लोगों ने कनेक्ट करते हुए इनके परिवार से हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। इनके जो पति हैं वो सिद्धार्थनगर के हैं। उनसे संपर्क स्थापित कर लिया गया है। उनको बुला लिया गया है कि वो आ जाए। अब जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इटावा में बुजुर्ग महिला के सिर पर ईंटों से हमला कर हत्या कर दी गई। महिला का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला है। घटना जसवंत नगर के जगसूरा गांव की है। 75 साल की राममूर्ति राजपूत घर के पास खेतों में चना साग लेने गई थी। महिला घर वापस नहीं लौटी तो महिला का शव खेत में पड़ा मिला है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मऊ के घोसी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ में इलाज के दौरान 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से घोसी विधानसभा क्षेत्र और समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थक और स्थानीय लोग उनके पैतृक आवास पर जुट गए। पूर्व राज्यपाल फागू चौहान, सांसद अफजाल अंसारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। बेजोड़ इंसान था वो, समाज के हर वर्ग से जुड़ करके और उनके हितों में हमेशा 2 कदम चलने का काम किया। छात्र जीवन से हमेशा बुराई के खिलाफ संघर्ष करना उनका स्वभाव था और इमरजेंसी के ज़माने में भी उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जेल भी गए। और छात्र जीवन की उसी दौर से उनकी जो एक पहचान थी इस क्षेत्र में, सबके लिए और हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति, उस कमी की पूर्ति नहीं हो सकती। 24 नवंबर को लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अधिवेशन जम्बूरी का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। लिहाजा तैयारी की समीक्षा के लिए सीएम योगी आज लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचे। सीएम योगी ने पहले ग्राउंड और टेंट सिटी का जायजा लिया, हर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, फिर अधिकारियों और आयोजक दल के साथ मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन 23 से 29 नवंबर तक चलेगा। देश भर से भारत स्काउट गाइड के 30,000 छात्र छात्राएं नेशनल जम्बूरी में शामिल होंगे।
और अब बात करते हैं राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना से जुड़ी खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वज पूजन का धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। सरयू के तट से राम मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली गई है। लगभग 500 लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। मातृशक्ति की अगुवाई में सरयू पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बतौर मुख्य यजमान कलश उठाया है। सरयू तट पर पूजन के बाद कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये शुभ दिन आया है, क्या कहेंगे? हमारे लिए नहीं, भारत वर्ष के संपूर्ण राम भक्तों के लिए ये कलश यात्रा ऐतिहासिक है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण है। हम देख पा रहे हैं आप भावुक हो रहे हैं क्योंकि यह बहुत भावुक क्षण है, आपके लिए बहुत अद्भुत क्षण है। और हम देख पा रहे हैं कि आप एकदम बिल्कुल आंखें आपकी भरभरा गई हैं। भावुक क्षण है, चेहरे पर मुस्कान जरूर है लेकिन भावुक हैं आप। निश्चित रूप से भावुकता, उत्साह और एक सपना साकार होने वाला दिन है। तो ये है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जो आज इस कलश यात्रा के यजमान हैं। पत्नी के संग वह यजमान बने और अब अपने सिर पर कलश रखकर ये आ रहे हैं, नेतृत्व करेंगे। और युवा टोली जिसमें बिल्कुल आगे भगवा ध्वज लेकर के ये युवा टोली है और उसके पीछे जो है पीले वस्त्र में माताएं बहनें कलश लेकर के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थल तक पहुंच रहे हैं, उनके मंदिर तक पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा में इस दिन का इंतजार, इस दिन का आग्रह कितने दिनों से था? बहुत दिनों से, एक हफ्ते से। यह प्रसन्नता जो आप लोग महसूस कर पा रही हैं। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापित करने को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले आज एक बार फिर से राम मंदिर परिसर में रिहर्सल किया गया और राम मंदिर परिसर में ध्वज को शिखर पर पहुंचाने और उसे लहराने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस रिहर्सल को मशीन और मैनुअल दोनों तरीकों से परखा गया ताकि 25 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में कोई कमी न रहे। इस मौके पर काम कर रही एजेंसी के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाला धर्म ध्वजा बहुत ही खास है। राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाले इस ध्वज की पहली तस्वीर सामने आई है। धर्म ध्वजा देखने में चमकदार केसरिया रंग का है। इस पर सूर्यदेव विराजमान है और वहीं ओम भी बना हुआ है। इसके साथ ही खास कुविदार वृक्ष भी ध्वज पर बना है। दिव्य सा दिखने वाला यह ध्वज गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। इसे बनने में 25 दिन का समय लगा। यह 3 परत वाले कपड़े से बना है। इसमें लगी हर एक चीज स्वदेशी है। इसे पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। जो भी चिन्ह बनाए गए हैं वो सब हाथ की कारीगरी है। हाथ से ये सब बनाने में 7 से 8 दिन का समय लगा है। 3 परत वाले कपड़े से बने धर्म ध्वज पर लगी एक चीज स्वदेशी है। इसे पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। ध्वजा की पर्टिकुलर खासियत ये है कि ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और उनके ऊपर जो भी है वो राम भगवान के जो प्रतीक है वो हमने लगाए हैं ऊपर। और बनने में तो ऑलमोस्ट 25 डेज लगे उसमें। क्या क्या कारीगरों ने विशेष इसमें किया हुआ है, किस प्रकार की ये ध्वजा? हाँ, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है। जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर इसके ऊपर जो भी है वो सिल्क वो जो वृक्ष है उसके अंदर भी पूरा हैंड वर्क किया हुआ है। वो सब कारीगरी है इसमें। प्रधानमंत्री जी हमारे स्वदेशी की बात करते हैं तो इसमें क्या स्वदेशी लोगों को देखने को मिलेगा? सभी हमारे जो स्वदेश के वही उन्होंने ही सब बनाया है। उसमें पूरा हैंड वर्क जो अपना जो बोलते हैं हाथ कला बोलते हैं वही से बनाया है। कितने कारीगर इसमें लगे हुए थे? इसमें अप्रोक्स 7 से 8 कारीगर।
और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया मीन्स बोलते एक प्रसंग है कि प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इसका ध्वजारोहण करेंगे, तो हमारे लिए भी कुछ बहुत बढ़िया बात है इसमें। पहले भी 25 नवंबर को अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर में विशेष रूप से तैयार ध्वज फहराएंगे, जिसे नोएडा के रहने वाले ललित मिश्रा ने डिजाइन किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललित मिश्रा ने कहा कि ध्वज 11 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा है और ध्वज त्रेता युग के ध्वज की अनुकृति पर आधारित है। का ध्वज है जो श्री राम मंदिर में लगने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जिसे मंदिर को समर्पित करेंगे, तो उस ध्वज की निर्माण में कुछ समस्याएं थी, कुछ निश्चित रूप से चुनौतियां आई, क्योंकि हमारे सामने चुनौती थी कि जो ध्वज त्रेता में था लगभग उसी तरह की अनुकृति बनाई जाए। और इसमें इस ध्वज में त्रेता के समय से ही एक वृक्ष कोविदार का वृक्ष अंकित हुआ करता था, तो इस वृक्ष की पहचान करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की लगभग सभी वनस्पतियों अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 7000 से अधिक विशिष्ट मेहमान आमंत्रित हैं। इनके ठहरने, भोजन, पार्किंग और आवागमन की पूरी व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने की है। ध्वजारोहण समारोह के लिए विशेष रूप से उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो मंदिर निर्माण में दानदाता रहे हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। साथ मुख्यमंत्री जी हैं, सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल महोदया हैं और अन्य उतने ही खास, मैं किसी प्रकार तुलना नहीं कर रहा हूँ, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वह लगभग 7000 की संख्या हो गई है, जिन्हें की आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पास श्री राम सेवा सदन का आज विधि विधान से वास्तु पूजन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में ये पूजन संपन्न कराया। ये भवन खासतौर पर उन 150 राम भक्तों के लिए बनाया गया है जो देश भर से भगवान राम की सेवा करने अयोध्या पहुंचते हैं। सेवा सदन में डॉर्मेट्री सिस्टम के तहत 150 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। राम सेवा सदन का निर्माण हुआ है, आज उसका वास्तु पूजन था। यहाँ यह भवन स्टील स्ट्रक्चर से बना है और यहाँ करीब 150 लोग रह सकते हैं। आवास की व्यवस्था, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। देश भर से हम जो 15 दिन, 20 दिन, महीना श्री राम जी की सेवा करने की इच्छुक हैं, उनके लिए हम अवसर देने के लिए यह भवन बनाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने करीब 45 मिनट ताजमहल परिसर में बिताए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताज की खूबसूरती के कायल नजर आए और ताजमहल में मशहूर डायना बेंच पर बैठकर परिवार के साथ फोटोशूट कराया। साथ ही ताजमहल का इतिहास भी जाना। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की शादी में शामिल होने भारत आए हैं। वह NRI अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शादी में शिरकत करने आए हैं। बिजनेसमैन राजू मंटेना कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी बताए जाते हैं। और आइए अब आपको ट्रंप फैमिली की 3 तस्वीर दिखाते हैं। ट्रंप फैमिली को ताजमहल बेहद पसंद आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति पहले टर्म में 25 फरवरी 2020 में ताजमहल का दीदार किया था। इस दौरान उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी उनके साथ थीं। आज ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल घूमने आए और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 25 फरवरी 2020 की डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 फरवरी 2020 की तस्वीर है इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर की।
और तीसरी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की 20 नवंबर 2025 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपियों की पेशी। ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों की पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। 4 आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन मुफ्ती इरफान अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे। गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर से 84 टीमें हिस्सा लेंगी। गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी के मुताबिक समिति के दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से अल फलाह यूनिवर्सिटी को मैच से बाहर कर दिया गया है। एएमयू में हम नोर जोन यूनिवर्सिटी करा रहे हैं। ये 22 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसमें तकरीबन 84 टीम्स खेलेंगी। उनको हमने फिक्सचर 84 टीम्स का डाल दिया है और इनॉग्रेशन इसका 22 नवंबर को क्रिकेट पवेलियन पे होगा। जो इनॉग्रेशन है उसको तो हमारी वाइस चांसलर जो मैडम है वो इनॉग्रेट करेंगी, वो चीफ गेस्ट हैं। समापन के लिए अभी टेंटेटिव नाम है हमारे पास राजीव शुक्ला जी का, जो उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, तो अभी टाइम भी है समापन का, तो उम्मीद है उनका कंफर्मेशन आ जाएगा तो वो उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। पीलीभीत के बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद की शिकायत पर निलंबित हुई मरौरी ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी गई है। राहत मिलने के बाद समर्थकों के साथ ब्लॉक प्रमुख कार्यालय पहुंची और विधायक पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत इसलिए की गई क्योंकि विधायक को डर है कि 2027 में उनकी सीट से दावेदारी न कर दें। और ये राजनीतिक द्वेष भावना को लेकर ये शिकायत मेरी की गई है, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। तो आज मुझे न्यायालय ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को विश्वास था, जो आज मुझे ये न्याय मिला है और मैं यहाँ पे आई हूँ। और स्मृति द्वारों को लेकर शिकायत की गई है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य हमारे लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए जन लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। हापुड़ में नाम कंपनी का नकली स्टॉक बरामद हुआ है। कंपनी की टीम और स्थानीय पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी की थी। मौके से 136 बोतल नकली हार्पिक बरामद हुआ है। दुकान पर नामचीन कंपनी के नाम से नकली हार्पिक बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौके से नकली हार्पिक बेचने वाले 2 आरोपी गोलू और राहुल को गिरफ्तार किया है। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने कुचेसर चौपला के पास से दोनों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में यातायात महीने के दौरान एलएस शुगर मिल का सीजन शुरू होते ही ओवरलोड गन्ना ट्रक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक ओवरलोड ट्रक से सड़क पर गन्ना गिरने से राहगीर और बाइक सवार बाल बाल बच गए। शिकायत मिलते ही एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया। परिवहन विभाग ने 14 ओवरलोड ट्रकों के चालान किए और फिटनेस न होने पर 2 ट्रकों को सीज किया। जो हमारी एलएस शुगर फैक्ट्री है वो बीच शहर में है और इससे जो है गन्ने का जो है भारी मात्रा में जो है परिवहन होता है। जो ऐसी ट्रक्स जिनकी की निर्धारित सीमा से ऊपर है, जिनके गन्ने गिरने की संभावना है और जिनमें 3 बेल्ट नहीं लगी हुई है, ऐसे वाहनों के खिलाफ ओवर हाइट में हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह से ही हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक जो 14 जो है वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई हो चुकी है।